let us start discussing the next chapter, that is atom. Atom, nuclei. लेकिन इस बार जैसे कोरोना के कारण न्यूक्लियाई का बहुत सारा पार्ट हटा है, ठीक है। जब भी कंपटीशन के लिए वो इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन चलो जितना कोशिश होगी कराएंगे उसको कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एटम। जब से ये पता चला कि पहले एटम को माना जाता था इनडिविजिबल पार्टिकल, कि भाई किसी भी सब्सटेंस के आप टुकड़े करते जाइए और टुकड़े करते जाइए तो आपको क्या मिलेगा, आखिरी में जो बचेगा वो क्या होगा, एटम। लेकिन फिर एटम का क्या हिसाब किताब है, कैसे है, तो इसके बारे में भी साइंटिस्टों के मन में जिज्ञासा रही कि क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले थॉमसन ने दिया एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसने क्या बताया कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, in which electrons are embedded like seeds in the watermelon. In watermelon. तरबूज में जैसे बीजों की तरह इलेक्ट्रॉन फंसे हुए, एक सफेरिकल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं, एम्बेडेड इन इट। और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सच दैट देयर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। नेट चार्ज क्या हो गया एटम में? क्योंकि थॉमसन ने पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की, तो उसने इलेक्ट्रॉन को तो अलग कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी एक समान है स्फीयर। लेकिन इसका मॉडल फेल हो गया, क्यों? कई अकाउंट पे नहीं, ये इट कुडंट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट। और दूसरा कि ये नहीं बता पाया कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उनके बारे में। तो इन दो पैरामीटर पे ये फेल, ठीक है। अब फिर पिक्चर में आए रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसने क्या किया, देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, दिशा बताओ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? कल ही बताया, अरे कल ही बताया था, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2He4 न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया, याद रखा। कल Q लिया था 2E, M लिया था 4M। देखिए हमारा एक, दिस इज एन अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल की रे कहां से निकलती है? अल्फा पार्टिकल की रे, आप अगर वैसे कहें तो जी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल की, अल्फा बीटा गामा तीनों देता है, लेकिन हम अल्फा से कंसर्न। These alpha rays are emitted and collimated
कोलिमेटेड का मतलब इधर उधर जो जा रही है उसे हमने एब्जॉर्ब करा दिया, बंद करा दिया। ए फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अलाउड टू बम्बार्ड या हिट ए गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, इतने मीटर थिकनेस, नेग्लिजिबल से थिकनेस, and the different alpha particles scattered in different direction are noted by spectrometer। हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर लिया जो बता देगा जी फला डायरेक्शन में फला जा रही है। अगर आप ये कहें कि जी एक अल्फा पार्टिकल ये चला गया तो इसका स्कैटरिंग एंगल थीटा होगा, इधर गए तो ये थीटा होगा। ऐसे सभी दिशाओं में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे उन्होंने इस डिटेक्टर भी कह सकते हैं, इस डिटेक्टर से उन्होंने ऑब्जर्व किया। What the point? Number of alpha particles scattered in different directions are observed. When you plot the graph, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो कि कितने पार्टिकल कितने एंगल पर गए, इधर एंगल है, इधर n थीटा है, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा, तो इसका ग्राफ जो है हमारे पास है ये 90 और ये 180 से ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होगी। कोई यहां से जाके उल्टा लौट जाए तो 180 डिग्री स्कैटरिंग। ठीक, अल्फा पार्टिकल हमने कहा 2He4 न्यूक्लियस, चार्ज कितना +2E, मास कितना 4 मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर? तो ये उसने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्वेशन हम इसकी बताना चाहते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया उसने। ऑब्जर्वेशन पहले उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड। शायद आपने केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा भी होगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड और सफर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग। तो ये बताने लगा कि अरे भाई 5-7 डिग्री पे देखो इतने ज्यादा पार्टिकल स्कैटर, मतलब ज्यादा पार्टिकल स्कैटर हुए इतने एंगल, ठीक है, कम एंगल पे स्कैटर हुए ज्यादा पार्टिकल, या ज्यादातर सीधे चले। A very few of them are scattered at an angle greater than 90 degree। 90 से 90 पे देखो कितने आ गए, बड़े कम आ गए, इतने से पार्टिकल। And third, rarely an alpha particle rebounds। Very very small, rarely। थीटा इज 180 डिग्री। रिबाउंड करना बहुत रेयर ही पार्टिकल रिबाउंड। तो क्यों हुआ? अब एक्सप्लेनेशन क्या? अच्छा, इसमें हम ये कह दिए गोल्ड ही फॉयल क्यों ली गई? ये हाईली मेलिएबल होती है, पतली से पतली परत बनाई जा सकती है। बर्फियों पे भी तो लगाते थे गोल्ड सिल्वर की परत, इसीलिए कि पतली से पतली। और पतली से पतली का मतलब क्या हुआ कि भाई हम एक सोना गोल्ड लिया, उसकी परत काटते चले गए, हमें ऐसा चाहिए था कि जैसे एक एक एटम ही लटका हुआ है उस परत के, एक एक इतनी तो पतली नहीं कटती वो, लेकिन फिर भी ऐसे कटती है लगभग 1000 एटम एक लाइन में आ जाएंगे, मोटाई 1000 एटम जैसी आ जाए, उससे भी बहुत आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत पतली परत ली जा सकती है गोल्ड की, दैट्स व्हाई इट इज गोल्ड, हाईली मेलिएबल। अब आया इसी के साथ एक क्वेश्चन लिख लो आप, इसका एक वन सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए समझिए
कि जो n है ना, n वो प्रोपोर्शनलिटी 1/sin⁴ थीटा होगी। जैसे क्वेश्चन क्या आ जाता है, अरे उसके साथ लिख लेना, याद रहे नोट्स में ग्राफ है, इसके साथ लिख लेना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता, 60 डिग्री पे इतने स्कैटर हुए जी, बताओ 120 पे कितने हो, तो दो बार इसी फार्मूले का यूज कर लो। थीटा की जगह एक बार 60/2 30 रख दिया, एक बार 120 यानी sin 60। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन। On the atomic scale, alpha particle is taken as heavy particle. Alpha particle को काफी भारी पार्टिकल माना है, और क्या चार्ज है, प्लस पॉजिटिव 2, कि भाई हमें पता है अल्फा पार्टिकल 2He4 हीलियम प्लस 2 चार्ज है, और क्या हो जाएगा, मास क्या है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन है। तो इट इज कंसीडर्ड हैवी पार्टिकल। आप सोच के देखिए कि एक हैवी पार्टिकल आपने भेजा, सारे लगभग सीधे चले गए, क्या मतलब, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली पड़ा है। अरे भारी पार्टिकल को तो हिलाने के लिए अपने रास्ते से वो भी तो भारी होना चाहिए। अब बस जा रही हो, क्या हम खींच कर सकते हैं, उसका रास्ता मोड़ सकते हैं? साइकिल जा रही हो तो कर सकता है, खींच लिया पूरा। तो जो ये स्कैटरिंग होती है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड चार्जेस ऑफ द एटम। जो एटम के अंदर जो चार्ज है, उनके चार्ज के कारण इंटरैक्ट होते हैं दोनों, एक दूसरे पर फोर्स लगता है। तो पहला पॉइंट ये बताया कि भाई मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और उसने कहा, और दूसरी जो तीसरा पॉइंट था, रियरली एन अल्फा पार्टिकल रिबाउंड। ध्यान से देखिए भाई, मैंने 1000 फेंके और एक लौट के आया, मान लीजिए एक ही जगह से तो उल्टे आया है, बाकी जगह खाली पड़ी है, टक्कर मार के एक जगह से उल्टा आ गया। कब हो सकता है? जिससे टकरा के आया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लिया तभी तो उल्टा आ सकता है। दूसरी बात, जिससे टक्कर मार के आया है वो हैवी है। अरे एक बॉल को दीवार पे मारे तो उल्टी आ जाएगी, क्योंकि दीवार बहुत भारी है, लेकिन एक बॉल को दूसरी बॉल पर मारे तो दोनों आगे चली जाएंगे, वापस तो नहीं आ। तो उससे बताया कि भाई, इस बात ने बताया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली एंटायर मास is concentrated in a small space called atomic nucleus। और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की, टाइनी सेंट्रल कोर है। पहला बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, पहली ऑब्जर्वेशन में। दूसरी ने बताया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड nearly entire mass is concentrated in tiny central core called atomic nucleus या nucleus कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड इन्वेंटेड द न्यूक्लियस। है। फिर अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं इसी बात को, तो देखो ये हमारा
न्यूक्लियस है, और ये एटम है तो लगभग खाली है। तो जो जितने इसके सेंट्रल, देखो ऐसे फेंक के मैंने अल्फा पार्टिकल, तो ये वापस लौट जाएगा। जो जितना नजदीक से जा रहा है वो उतना ही ज्यादा स्कैटर। ये स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। डाउट हो तो पूछो। तो ये है उसकी तीसरी बात, ये लिख सकते हो कि द अल्फा पार्टिकल, अब देखो एटम तो एज ए होल न्यूट्रल है, फिर इलेक्ट्रॉन भी तो बताने पड़ेंगे। देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच हैव total negative charge equal to total positive charge, and closer the velocity or passage of the alpha particle, higher is the scattering। और वो एक फार्मूला भी है n थीटा के इनवर्स। But the point, तो ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर। इन्हीं के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। वो आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा, तो नई बात नहीं, इसलिए यहाँ तो बाद में लिखा होगा नोट्सों में, लेकिन समझ लो ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स क्या, it has following postulate। पहला ये, every atom consists of a tiny central core called atomic nucleus, in which entire positive charge and almost entire mass is concentrated। यही था जो पिछला था। क्लियर। दूसरा पोस्टुलेट, ये तो पहला था कि टाइनी सेंट्रल को एटॉमिक न्यूक्लियस उसका नाम है। दूसरा कहा एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सफिशिएंट नंबर घूम रहे होते हैं, सो दैट टोटल चार्ज इज जीरो। एंड घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, माइनस ई चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक। ये भी फेल हो गया था, इसकी भी लिमिटेशन क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, प्रतीक बता सकता है। It cannot explain the, could not explain the stability of the atom। क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, उस टाइम तक क्वांटम थ्योरी का नहीं पता था, क्लासिकल थ्योरी, एवरी एक्सेलरेटेड सिस्टम लूजेस एनर्जी। उसने कहा कोई भी एक्सेलरेटेड, क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही थी, एवरी एक्सेलरेटेड सिस्टम लूजेस एनर्जी। ठीक है, तो जी इलेक्ट्रॉन जब ये घूम रहा है तो ये भी तो एक्सेलरेशन है, चाहे वो सेंटर की तरफ या सेंटर की तरफ, तो इट लूजेस एनर्जी, मींस इट अल्टीमेटली इट फॉलो द स्पाइरल पाथ एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में गिर जाए। ठीक है,
ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। व्हाट द पॉइंट? सेकेंड, जब ये स्पाइरल पाथ में घूमेगा तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइमैन, बाल्मर, पास्चर वो डिस्क्रीट होती है, आज्ञाएं भी दी है, डिस्क्रीट होती है। लेकिन ये बता रहा है जब सब पॉसिबल रेडियस के सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, सब पॉसिबल है, 5 से कम होते होते 5, 4.9, 3, मतलब 4.8 लगातार घट रहा है, तो सारी एनर्जी तो देगा, कंटिन्यूअस लाइट तो देगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट शो करते हैं वो ये कह रहे थे कंटिन्यूअस नहीं आती, डिस्क्रीट आती, स्कैटर्ड आती। समझ गए? तो दिस इज व्हाट फील। व्हाट द पॉइंट? डाउट हो तो पूछेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री वाली बातें, बोहर मॉडल है इसके बाद, लेकिन उससे पहले कुछ बातें वो भी इंपॉर्टेंट और कंपटीशन के लिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्लासिकल थ्योरी ही है भाई। ये नाम लिखा तो पहले साइंस थी, जब तक क्वांटम नहीं पता थी कि पैकेट है, एनर्जी पैकेट होती है, कोई चीज निकलेगी तो एक पैकेट में निकलेगी वगैरह वगैरह, जो उससे पहले कन्वेंशनल थ्योरी चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे एक काट दिया कि भाई ने कहा कि मैं आपको रबड़ की गेंद दूं, पर मैं कहूँ भाई इस दीवार में तोड़ दे, क्लासिकल थ्योरी कहेगी नहीं तोड़ सकते, चाहे लोहे की दीवार होने को नहीं तोड़ सकते, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहेगी तोड़ सकते। पॉसिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन। वो कहते कैसे? एक ही जगह पर धड़ाधड़ मारे जाओ उसी बॉल को, टनलिंग सुराख कर देगी, टूट जाएगी। वो दे हर एक की इवेंट की कोई न कोई प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो अब है शायद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये 1 नंबर में आ जाता है। और अगला है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये दोनों इसी से रिलेटेड है। किससे? जो हमारा भी एक्सपेरिमेंट पड़ा है इससे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पहले आप समझ लीजिए एक बात। लेट अस हैव ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z, तो चार्ज कितना हो गया बेटे इसका? प्लस Z। न्यूक्लियस की बात करते हैं, प्लस Z एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जितना क्या मतलब होता है एटॉमिक नंबर का? नंबर ऑफ किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है, क्या मतलब है उसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूक्लियस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटम है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन को भी बराबर। पता है केमिस्ट्री तो इसी बात पे टिकी हुई है, तो मुंह ऐसा कर रही है जरूर पता नहीं। एनर्जेटिक महसूस करो, जैसे मैं कहूं कि ये मेरे पास जैसे 26 आयरन 56 है 56, ऐसे लिखते आजकल, ऐसे भी लिखने लग गया हो, आयरन 56 इधर ही लिखने लगा। तो जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? जैसे इसमें 26 क्या है? क्या मास? एटॉमिक नंबर है। हर सेक्टर में नीचे एटॉमिक मास लिखते हैं। ये सारी तो केमिस्ट्री पढ़ ली तूने, और अभी भी गलती बता रही है। पता है क्या मतलब इसका? 26 प्रोटॉन है उसमें आयरन में, और 26 इलेक्ट्रॉन है अगर एटम है तो। न्यूट्रॉन कितने? इसमें बोल शाबाश। गलत सही तभी सीखेगी, जो गलत बताएगी फिर ठीक करेगा तभी सीखेगी। तो बोल भाई जवान विपिन। जीरो न्यूट्रॉन है। कैसे पता चला जीरो न्यूट्रॉन है? रामचंद्र जी तेरे कान में बता गए अगले जीरो न्यूट्रॉन है। तू बोल भाई। 30 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ 10 ×
ठीक बताया। जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल। उसमें से जब 26 घटा देंगे तो क्या बचे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखनी है बात, जीरो मास है, ये केमिस्ट्री की बेसिक चीजें, ये तो नोट 10वीं में आती है कि बल्कि वो से भी पहले आते हो। नीचे लिखना ये कार्बन का याद रखो 6C12 8O16 ऐसे। अरे देखा है ये। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो। खुश हो गया था 26 बता के। जीरो कहां से आ गया? मास्क ने डाइवर्ट कर दी थी अटेंशन। समझ नहीं आ रहा। हमने कहा ये जेड एटॉमिक नंबर है किसी न्यूक्लियस का, यानी एटम का। इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग के लिए कोई महत्व नहीं है। आप ये कह सकते हो जी आपने तो एटम का बात बताना शुरू किया था, अब आप कह रहे हो न्यूक्लियस। वह बस जा रही हो और हमने सोचे इसने मोड़ ले तो आप वैसा ही हाल इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं, जो मोड़ेगा वो क्या मोड़ेगा? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। कि एक अल्फा पार्टिकल को आपने इस किनारे इसके सेंट्रल लाइन की तरफ दूर से फेंक मारा तो जितना नजदीक जा पाया, जहां से उल्टा आ गया, रुक गया, और उसका सेंट्रल लाइन से ये डिस्टेंस समझ गए? अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अरे भाई किसी ने तो बहुत तेज ज्यादा एनर्जी से फेंका, किसी ने थोड़ी एनर्जी से फेंका। वैसी तो बात है जैसे मैं थोड़ी तो फेंकूं, थोड़ी ऊंचाई में जाकर रुक जाए, और ज्यादा जोर लगा दूंगा तो और ऊपर चला जाए। ठीक है, समझने का जो क्या व्हाट द पॉइंट। अब डिफाइन कैसे करें? भाई मैंने इसको दूर था तो काइनेटिक एनर्जी ई से फेंका और यहां जाके रुक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। रुकने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। कहां गई वो काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल में बदल गई। इसमें बदल गई पोटेंशियल। इसका चार्ज क्या है अल्फा पार्टिकल का? +2e। इसको Q1 में कह रहा हूं। तो क्या डेफिनेशन देंगे? It is the minimum distance between center of the nucleus and alpha particle. Minimum distance where entire kinetic energy of the alpha particle appear in form of potential. सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाए? पोटेंशियल में। ठीक है, तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ? वही Q1 मैंने अलग से लिखना, लेट Q1 इज द 2e + 2e, Q2 इज इक्वल टू प्लस ZE, क्लोजेस्ट डिस्टेंस R आ गया, E इज द काइनेटिक एनर्जी। देन मुझे पता है कि एट डिस्टेंस R0 व्हाट हैपन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी E थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/R। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी इन्होंने, हम GH लिख दे कोई इसमें भी, अरे पोटेंशियल एनर्जी मोज हो गया तो mgh, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जीरो की डाला कर ले mgh तो और निकाल दे एक लाइन में, तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2/R0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए,
हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस 2E प्लस ZE और अपॉन R0। तो R0 इधर आ गया है, टू ZE स्क्वायर बाई 2ZE स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये है मिनिमम डिस्टेंस। जितनी ज्यादा एनर्जी, इसको हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही तो ज्यादा नजदीक जा पाएगा। अगर आपको इस फॉर्मूले में कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, नोट्स में लिखा होगा कि एक दो पेज के बाद कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अपॉन फला मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी जूल में बदलनी पड़ेगी एनर्जी, जूल में बदलनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं या नहीं होते हैं? होते कितने? माइनस 16 90। ये बताया था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो होता है उतने ही जूल होते हैं। सारा चैप्टर तो गा दिया पिछला, तो सारी रात रामायण देखी पढ़ी, अनुदा सीता कौन था, सुबह ऐसी बात हो। हर न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट था पिछले में, वो तो याद है, वो याद रही हो याद नहीं। पर एक सिंपल बात बताइए, क्या ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की गई है? कैसे काम चलेगा? इतने आसान चैप्टर है ये तो। गॉट द पॉइंट? अब है जी इंपैक्ट पैरामीटर। आमतौर से इसको स्मॉल b से लिखा, इंपैक्ट पैरामीटर। ये कोई नई बात नहीं, वास्तव में स्कैटरिंग को ही बता रहा है। कैसे? देखो भाई, हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है और ये इसकी सेंट्रल लाइन है। एक अल्फा पार्टिकल ये इधर जा रहा है, मैंने v वेलोसिटी इसकी इधर दी, अल्फा पार्टिकल को इधर फेंका, तो ये जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा तभी दूर होता जाएगा ना, फिर ये ऐसे चलता है। ये इनिशियल डायरेक्शन है, इधर चला गया, तो इसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। ये क्या है भाई? जब ये अल्फा पार्टिकल काफी दूर था तो जो इसकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो सेंट्रल लाइन के साथ कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो इंपैक्ट पैरामीटर। क्या डेफिनेशन देंगे? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब वो काफी दूर है, यानी कि इंटरेक्शन शुरू नहीं हुई है, तब उसकी वेलोसिटी वेक्टर सेंट्रल लाइन के साथ क्या बना रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई कहे ना मैं तो इस अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा, इधर से भेजा या यहां से भेजा, तो मैं इसके पैरेलल ही लाइन सेंट्रल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये दूरी। और इसका फार्मूला याद रखने के लिए, याद ही रखना है, वो इससे याद है कि ये 2 जो है ना इसमें, उसकी जगह cot θ/2 आ जाए, cot थीटा एंगल ऑफ स्कैटर, यानी कि b की वैल्यू में क्या कह दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
जेड ई स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोच के देखो, जो सेंट्रल लाइन के अलोंग जा रहा है, समर्थ आप बताओ, जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन में जा रहा है उसका इंपैक्ट पैरामीटर कितना? थीटा सर उसका 0 हो जाएगा। थीटा नहीं, इंपैक्ट पैरामीटर कितना? An alpha particle which is directed towards the center of the nucleus, what is impact parameter? तो बता भाई। 0 b की वैल्यू। अरे उसी से तो सेंट्रल लाइन से तो दूरी का नाम इम्पैक्ट पैरामीटर है, और जब हम फेंकी सेंट्रल लाइन के अलोंग रहे तो b क्या हो गया? 0। सेंट्रल लाइन के लिए b 0, और जब b 0 हो गया तो इसका मतलब cot थीटा बाई 2 भी 0। ये 0 तो ये बाकी सारा तो कांस्टेंट एक पल्ली तरफ आके 0 हो जाएगा, cot थीटा बाई 2। अब कितना कोटेंजेंट 0 होता है भाई? दिशा, ये तो मैथमेटिक्स है तेरे पास। cot कितने कोटेंजेंट एंगल की वैल्यू 0 होती है? कोटेंजेंट कितना एंगल, जैसे मैंने कुछ 1/2 की साइन कितना 0 होता है? 1/2 होता है, तो मैं कहूंगा cos 30 1/2, sin 30 1/2। इसी तरह कितना cot, तो बता भाई। 90। टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, तो उल्टा क्या होता है? cot। cot 90 क्या होगा? 1/10। 90 मतलब 1/infinity क्या होता है? तो ये आ गया cot 0 की जगह रख दूंगा cot 90, तो cot से cot हट गया, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90, और थीटा आ गया मेरा 180। अरे तो वही तो बात हमें पता है, जो सेंट्रल लाइन के अलोंग भेजेंगे तो वो तो उल्टा ही तो लौटता है, ठीक है? डाउट पूछना है? तो ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर हो। आगे क्या है? न्यूक्लियस के बारे में कुछ है? एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक। तो एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं कि it is the tiny central core of an atom in which entire positive charge and nearly entire mass is concentrated। ठीक है, हैवी होता है, साइज बहुत कम होता है, 10 की पावर -14 से 15 की टर्म में होता है। एटम का साइज 10 की पावर -10 के ऑर्डर में होता है, ठीक है? तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस की इन्वेंशन किसने की भाई? रदरफोर्ड ने। अब बाद में ये भी पता चला कि ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, और वो फर्दर किस में डिवाइडेड है? प्रोटॉन और न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना? +E, न्यूट्रॉन का 0, ठीक है? इसका 0। अब अगर हम जैसे ये लिखें कि ZXA, तो इसमें ये Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस है, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियाइड। जो ये सिंबल होता है ना, न्यूक्लियाइड, इसको बोलते हैं।
तो Z का मतलब जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और A माइनस Z क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जो A है ये मास नंबर भी होता है। क्या होता है, मास नंबर। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया था 26 आयरन 56, ठीक है, एटम है अगर ये, तो वैसे भी इसको मोलर मास कहते हैं। 56 ग्राम में कितने आयरन के एटम होंगे, 1 किलो, 1 ग्राम में नहीं बोला, 56 ग्राम में कितने, 1, मतलब तू 56 ग्राम लोहा लिया, उसमें 1 एटम है। सर 26 इंटू एन ए, नहीं एन ए होगा, एन ही होगा श्रीमान जी। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोलर मास। और जो सिंबल होता है कि 56, इसके अंदर जो मास नंबर है उतने ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होते हैं सभी के। जैसे 8 ऑक्सीजन 16 ले, तो 16 ग्राम में भी एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, मतलब 1 भी ना होता, 10 की पावर -23 कर दी, इतना 1/8 +23 था जी। -23 का मतलब समझता है, उतने टुकड़े हो गए उसके, तो 1 भी ना होया पूरा। तुम सब का जंग लग रहा है, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो तुम, केमिस्ट्री भी इसी आओ फिर हमने। सर आपसे गलती से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और कंफ्यूज है तो नहीं होना, इसमें क्या कंफ्यूज होना, एवोगैड्रो नंबर 9th क्लास में तो है ही है शायद, और उससे आगे बढ़ते आ रहे। अब कंफ्यूज होने वाली बात तो मैं पूछूंगा कि इस एक एटम का मास कितना होता है, आयरन एक एटम का 56 AMU। 56 AMU शायद आगे डेफिनेशन है ना AMU। ये पलट के देखो, ये नहीं है 1 AMU, क्योंकि बार बार इतना ग्राम किलोग्राम, अब देखो 56 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर। तो हम चाहते हैं कि AMU एक छोटी यूनिट बनाई जाए मास को मापने की एटॉमिक स्केल पर, तो वो है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको डिफाइन किया गया, कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया। इट इज दी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, 6C12, यानी कि 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ 6C12 एटम। अब एक एटम का कितना आया, कार्बन के एक एटम का कितना मास, 12 क्या, किलो मीटर। मैथमेटिक्स में बता रहा है, एक AMU चाहिए, 12 AMU होगा तभी तो कटा है, 12 AMU बटे 12 तभी तो एक आया है। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट भी करना हो तो एक एटम का, जैसे अभी हमने कहा, एक AMU 1/12 इंटू 12 ग्राम में कितने एटम, एवोगैड्रो में, तो 12 ग्राम कितने एटम का है, 12 ग्राम बटे एवोगैड्रो नंबर, इतना 12 एवोगैड्रो नंबर, यानी इतने एटम का मास कितना, 12 ग्राम। एक एटम का मास कितना, 12 डिवाइडेड बाई इतने, ठीक है। तो अगर आप इसको 12 से 12 काट दीजिए
ग्राम की जगह 10 की पावर माइनस 3 kg लिख दो और 6.023 इंटू 10 की पावर 20। मैं उल्टा ले जाऊँ इसको, जब सॉल्व करूंगा तो 1.67 है, 10 की पावर माइनस 27 kg है। 67 है, 66 है, 666 बाकी कुछ और होगा लेकिन राउंड ऑफ 1.66। इतने किलो को एक एएमयू, क्योंकि होता ही मास इतना है। और अगर हम इसी मास की टर्म में अगर मैं प्रोटॉन का मास बताऊं तो प्रोटॉन का मास होगा भाई 1.007825 AMU। और किलोग्राम में क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन? लगभग 1.67, अब याद इसमें लिखा होगा नहीं, कुछ और भी 1.67। उसमें जैसे 8 न्यूट्रॉन का होता है Mn = 1.6786 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये 49 होगा शायद, 10 की पावर माइनस 27 है, फिर ये 49 होगा। अब ये 49, अच्छा इसका AMU में है। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो बताने के लिए बता रहा हूँ। गिवन होता है पेपर में कि प्रोटॉन का मास किलो में इतना, तो एक AMU में डिवाइड करना, तो AMU से डिवाइड कर दिया, इतने AMU बन गए। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास इतना, तो ये बन गया 1.00866 AMU। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतने AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होगा AMU और ग्राम का कैलकुलेशन होगा -24 हो जाएगा। -3 किलोग्राम में ग्राम रख ले, -24 आ जाएगा। -20। डाउट हो तो घर ना ले जाए, पूछो दिशा, कोई दिक्कत नहीं। ये पक्के करने हैं, समझ में तो आ जाए हाँ, लेकिन घर, मेरे घर से जाते ही लीकेज शुरू हो जाती है, इसको रोकना है। कब रुकेगी? लिख के लाइए कल का काम, परसों वाला। राम मंदिर की तरह नई कॉपी का भी मुहूर्त निकलेगा क्या? अरे भाई एक खत्म हो गई, अगली शुरू करो। आगे क्या? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, यही है आइसोबार। ये कितने पढ़ते हैं? आइसोबार क्या होता है भाई? बिल्कुल गलत है। आइसो क्या पूछा हमने? बार चाहिए। तो आइसोटोप, आइसोटोप क्या हो गया? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। थोड़ा सा याद रखने के लिए जो एटम के नाम होते हैं ना, ये एटॉमिक नंबर के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो 1H1, 1H2, आइसोटोप। सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि एलिमेंट का नाम इसी से डिसाइड होता है, एंड डिफरेंट मास। यानी कि 1H1, 1H2, 1H3 है तो H ही, हाइड्रोजन ये इसलिए है कि नीचे 111 है, मास नंबर अलग अलग। ठीक, आइसोबार क्या हुए? जल्दी बोलो, शाबाश। नहीं, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक। ये उल्टे हो गए, ये सेम ऊपर वाला,
1H3 हो गया, 2He3 आइसोबार है, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, आइसोबार। फिर है आइसोटोन, समर्थ, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। same number of neutrons, these are the atoms which have same number of neutrons। इसमें कितने न्यूट्रॉन है भाई दिशा? दिशा, इसमें कितने न्यूट्रॉन है 2He3 में? अभी समझाएगा थोड़ी देर। कितने? 1, 3 माइनस 2। 3 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जमा नंबर ऑफ प्रोटॉन। 3 और प्रोटॉन कितने हैं? 2, तो वह 2 घट गए तो क्या आ जाएगा? 1। आइसोटोन सेम नंबर ऑफ, अब जैसे मैंने कहा 1H3 और 2He4, इसमें भी 4 माइनस 2, 2, इसमें भी 2, तो ये आइसोटोन, ठीक है। आगे क्या? न्यूक्लियर साइज होगा शायद, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, खुद E is equal to mc²। वास्तव में ये 11th का है कि मास एनर्जी, इसमें हमने थोड़ा सा यूज इसलिए करना है आपकी इक्विवेलेंस, ये यूज इसलिए करना है कि E is equal to mc²। तो 1 AMU को बदलना चाहता हूं मैं, तो 1.66 गुना 10 की पावर माइनस 27 kg। अगर मैं इसकी एनर्जी बनाऊं कि 1 AMU बार बार आएगा ना, तो भाई 1 AMU खत्म हो गया तो कितनी एनर्जी, तो उसी का कहीं 0.2 AMU खत्म हो गया तो कितनी एनर्जी, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एनर्जी आ जाएगी जी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। इतने तो आई जूल, ये तो आई जूल। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको सोल्व करोगे पूरी तरह से तो 931.5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर लिख दूं 1 AMU, एनर्जी इक्विवेलेंस आती है। 1 AMU को अगर आप बदलोगे, 1 AMU मास डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी जनरेट होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। गॉट द पॉइंट? ये एनर्जी है वहां से। आगे क्या है? क्वेश्चन सुने उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल उठाना बोल ये कहीं और होगा, चलो पहले मैं न्यूक्लियस का हिसाब पूरा करना है, आगे देखना आगे जाकर न्यूक्लियस में मिलेगा। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज ये दूसरे पेज पे होना चाहिए पेज के पीछे, जस्ट सेकंड पेज है साइज है पर डेंसिटी भी है। न्यूक्लियर साइज कि न्यूक्लियस का साइज क्या हो? न्यूक्लियर साइज, it is observed that volume of the nucleus is directly proportional to mass number। जितने न्यूक्लियन भाई जितने ज्यादा आदमी रहेंगे उतना ही बड़ा वॉल्यूम है, जगह चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। और वॉल्यूम क्या होता है? 4π/3 r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर क्यूब 4π/3 तो कांस्टेंट है ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1। आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक आर नॉट एम्पिरिकल कांस्टेंट आएगा, इट इज एम्पिरिकल कांस्टेंट, एम्पिरिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है बेटे आर नॉट। इसका क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आया है और नीट में भी। आर नॉट है 1.2 फर्मी, मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। क्वेश्चन कैसे आता है? अरे भाई रेडियस ऑफ 4 बेरिलियम 8 इज 2.6 फर्मी मान लिया ऐसे देखो, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ X125, कुछ भी दे रखा है न्यूक्लियस, इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस बताइए तो क्या होगा? वैसे ही लगाओगे, R2 बराबर है R0 A2 की पावर 1/3, R1 बराबर है R0 A1 की पावर 1/3, डिवाइड कर दिया R0 से, R0 कर दे, क्या होगा? R2 निकालना, R1 2.6 फर्मी, A2/A1 की पावर कितनी होगी? 1/3। अलग अलग भी कह सकते तो 125/8 की पावर 1/3, 125 की तो 5 और इसकी 2, 5/2, तो R2 कितना हो गया? 5/2 इंटू 2.6, तो ये आ गया 1.3 इंटू 5, 6.5। ऐसे सोचो, ऐसे क्वेश्चन है कि फलां का रेडियस इतना है, क्लियर? अब है न्यूक्लियर डेंसिटी, उसका भी क्वेश्चन आता है हमारे पैकेज, सभी पैकेजेस में मिलेगा न्यूक्लियर डेंसिटी। अरे डेंसिटी का मतलब क्या? मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी तो यही होती है। अब आप कहोगे कि आई हैव ए न्यूक्लियस ZXA, and let small m is mass of each nucleon. हर एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m, हर एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल। तो आप क्या कहेंगे इसको कि भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बहुत अंतर नहीं होता मास में, देखो 10 की पावर -27 वही है, 1.67 भी वही है, उसके आगे फर्क आता है, तो यानी कि लगभग बराबर माने जा सकते। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो गया? यानी डेंसिटी अगर मैं कहूँ तो स्मॉल m इंटू ए, एक न्यूक्लियन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ए है न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियस का मास क्या हो गया? ma, वॉल्यूम 4π/3 R2। अब R मुझे पहले से पता है, ये रहा, तो क्या बन गया? रो 3 ऊपर चला गया, स्मॉल m a अपॉन 4π R0 की पावर 3 a की पावर 1, क्योंकि मैंने कहा R क्या है? R0 a की पावर 1/3, क्यूब ले लिया, R क्यूब बराबर है R0 का क्यूब इंटू a, R क्यूब की जगह a से a कर ले, सभी कांस्टेंट आ गए। तो डेंसिटी जब आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे 1.67 10 की पावर -27, ये आ जाएगा 4π, ये क्या R0 1.2 इंटू 10 की पावर -15 की पावर 3, जब आप सॉल्व करोगे तो 2.97 इंटू 10 की पावर 17
kg/m, or more importantly constant energy density. Nuclear density is constant, it does not change with nuclei. ये क्वेश्चन आता है क्या, कई बार आता है क्या, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस और यूरेनियम की न्यूक्लियस डेंसिटी सेम है, रेशियो बताओ डेंसिटी की 1:1। जब सेम है तो 1:1, तो किसी की भी हो और बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा डेंस। अब आप ये भी कह सकते हो, एक कंसेप्चुअल इसमें आता है, if you want to take the nuclear size, why we require crane, लिखा है इसमें, why we require cranes to lift the small nuclear masses. हाँ, लिख सकते हो conceptual, why we require cranes, वही लिख लो नीचे खाली, why we require cranes to lift small nuclear masses. क्रेन चाहिए जी न्यूक्लियर मास को उठाने के लिए, क्रेन चाहिए। क्यों? ड्यू टू हाई डेंसिटी। क्या आंसर होगा इसका? इट इज ड्यू टू वेरी हाई डेंसिटी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं न्यूक्लियर मास मेरे पास कितने साइज का है, मान लिया रेडियस लगभग कितना है, 1 मिलीमीटर का है, मान लिया 1 मिलीमीटर, बड़ा तो नहीं होता, मामूली से 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम का ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर क्यूब। तो मास क्या हो गया? मास किस ऑर्डर का होगा? वॉल्यूम 10⁹ और ये 10⁻17, मतलब 10⁸ किलो की ऑर्डर। टेन की पावर 8 एक मामूली सा रेडियस, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं क्रेन भी मुश्किल से उठा। तो दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा है और डेंसिटी कांस्टेंट। गॉट द पॉइंट? ये हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब आते हैं किस पे? बोहर्स एटॉमिक। इसके जो डिफरेंट चीजें बोहर के, ये इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 नंबर का इसमें से आता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेसिक चीज तो बोहर की और रदरफोर्ड की वही है। जो रदरफोर्ड ने बताए थे अपने मॉडल में 2 पोस्टुलेट, वो इसका एक ही पोस्टुलेट। क्या? फर्स्ट, एवरी एटम हैज टाइनी सेंट्रल कोर, टाइनी सेंट्रल called nucleus, atomic nucleus, which consists of entire positive charge and almost entire mass and so on। वही बात। और दूसरी बात भी लिखेंगे, a sufficient number of electrons are revolving around the nucleus in circular paths
and centripetal force is provided by electrostatic force of interaction. अट्रैक्ट कर रही है ना, तो इसमें साथ साथ मैं इसकी थ्योरी भी समझा रहा हूँ साथ साथ कि भाई अगर मैं कहूँ इफ z, ये एक मैंने एक एटम लिया, ये रेडियस r है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस सी चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से, ऐसे इसका साइज आ गया ze प्लस z एटॉमिक न्यूक्लियस। तो पहले पोस्टुलेट का मैथमेटिकल स्टेप क्या दूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो, सेंट्रीपिटल क्या होगी, mv²/r। इलेक्ट्रॉन को ये चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, देगा कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब 1/4πε0 q1 q2, q1 कितना Ze गुणा में दूसरा चार्ज कितना E/r। ये इक्वेशन है। माइनस नहीं लेना है, फोर्स और फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको समझा रखा, माइनस नहीं लेना, प्लस है एक माइनस, इसी का मतलब अट्रैक्शन है। तो वैल्यू निकालते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इसको न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को mv²। बाद में हम इसको क्या के लिख देंगे जी, बार बार इसको क्यों लेके चले, कैपिटल के लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, mv²/r इज इक्वल टू k Ze²/r²। इक्वेशन नंबर 1 का ये तो वही है जो रदरफोर्ड ने बताया था। दूसरा पोस्टुलेट जो है रदरफोर्ड की, उसको दूर कर, उसने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है मन में आया वहां चक्कर काटेंगे, और जब चक्कर काटेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे। नो, रदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in certain discrete, मतलब specified, discrete stationary permitted orbits। ये नहीं कहीं भी चक्कर, स्टेशनरी का मतलब ऑर्बिट स्टेशनरी है, मतलब फिक्स उसमें जाएगा तो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। एक ऑर्बिट में चक्कर काटा तो क्लासिकल थ्योरी लागू नहीं होगी कि एनर्जी लूज कर रहा है। ये अब परमिटेड कौन, इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज integral multiple of h/2π। h ऐसे ऑर्बिट में परमिटेड है, ऐसे ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम m मास v वेलोसिटी से r रेडियस में काट रहा है चक्कर, तो mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होगा, nh/2, n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके इंटीजर है पूरा पूरा। और आप केमिस्ट्री में से क्या बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नाम सुना क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट इसमें, ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है जिसमें चक्कर लगा रहा है, nh/2 विदाउट, ये है mvr nh/2, ये दूसरी इक्वेशन। ऐसे चक्कर नहीं काटेगा, कहीं भी चक्कर लगा रहा है, किन्हीं सर्टन परमिटेड ऑर्बिट्स में चक्कर। ठीक, तीसरी बात, इसने कहा कि while revolving in a permitted orbit, electron neither lose या does not lose its energy।
energy is emitted or absorbed if electron jump from one permitted orbit to another permitted. Energy is emitted if higher से lower पे आएगा तो एनर्जी निकलेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, जो एक परमिटेड ऑर्बिट है, दूसरा परमिटेड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, यहाँ पर E1 है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो एनर्जी निकलेगी किस फॉर्म में, कितनी? एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which is equal to difference of their total energy. ऊपर से ज्यादा एनर्जी ऊपर वाले के पास, नीचे आई ये 20 थी मान लिया, और यहाँ आ गई 5 वाले पर, तो 15 तो निकली ना, 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम यही कहेंगे कि इसके अंदर थर्ड जो पोस्टुलेट है E2 minus E1 is equal to H nu. So this is what we have to discuss. ये है हमारी सारी postulates of बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लगभग वही है, जस्ट उसने जो लूज कर रहा था ना एनर्जी, उस कॉन्सेप्ट को बदल दिया। और फिर ये तीसरा भी आ गया कि एनर्जी तो निकलती कब है, जब ऊपर से नीचे आता है, और नीचे से ऊपर जाना होगा तो एब्जॉर्ब करेगा। और उतनी है, देखो इसकी 5 है, इसकी 15 20 है, तो 15 मिलेगी तब यहाँ से आ जाएगी। समझ रहे हो? दिस इज कोई डाउट हो तो पूछिए। अब है ये इंपॉर्टेंट डिबॉट, इसके अंदर रेडियस कैलकुलेट करना, और आज दो ही कराएंगे, रेडियस और वेलोसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी जो करता है अगली क्लास में। हो गया टाइम पीरियड, हाँ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। लेट अस हैव ए न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर। यदि कोई जरूरी नहीं है, बोहर मॉडल केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही था। जब हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z को 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जी Q1 प्लस ZE चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, Q2 माइनस E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, R is the radius, V is the velocity, permitted radius orbit, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए पहला पोस्टुलेट दोबारा लिख सकते हैं आप, पहले दो पोस्टुलेट ही मुझे यूज करने हैं। R है प्लस ZE, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस E, चक्कर काट रहा है R रेडियस। चलो एनर्जी भी हो जाएगी, रेडियस हो गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं। तो पहला रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, m यहाँ m भी लिख सकते थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई r स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू, बाद में पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या थी, mvr सेकंड पोस्टुलेट से nh/2।
अब मुझे निकालना है जी पहले परमिटेड ऑर्बिट रेडियस, या इसके बाद भी लिख सकते हैं। पहले ये दोनों चीजें आप वहां बता दें, यहां लिख दें और फिर ये शुरू करें। तो ये तो जनरल उसकी बात होगी ना, पोस्टुलेट की मैथमेटिकल पार्ट्स होंगे। अब रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, ध्यान दीजिए मुझे रेडियस निकालना है तो दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी दूसरी इक्वेशन से निकाल के इसमें put। अगर वेलोसिटी निकालनी होगी अगले पार्ट में तो रेडियस निकाल के इसमें put। फ्रॉम इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू क्या आ गया, NH अपॉन 2 पाई mr पुट इन 1, क्या हो गया, m v स्क्वायर सॉरी m बाई r और v स्क्वायर, ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू k z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये r एक m से m करके इस r को इधर ले लो तो क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, दिस इज r, दिस इज r रेडियस। इसमें केवल n और z को छोड़ दो तो सारे कांस्टेंट है, तो कंपटीशन के लिए z भी जरूरी है रखना। तो आप ये कहेंगे r इज इक्वल टू माइनस 0.529 n स्क्वायर बाई z। क्वेश्चन दिए जाएंगे तीसरे ऑर्बिट में, लिथियम का बताओ, n की जगह 3 रख दिया, z की जगह 3, उसकी जगह भी 3 रख दिया। ये दूसरे ऑर्बिट, हीलियम का दूसरा ऑर्बिट बताओ, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, ये है। अब आप ये भी देखो, एक तो हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं Z क्या होगा 1, तो इसी इक्वेशन का जो मुझे आमतौर से याद रखना पड़ेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e की पावर k 1 अपॉन 4 पाई मतलब 9 into 10 की पावर 9, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मास 9.110 की पावर माइनस 31, सारे कांस्टेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या हो गया r, तो इसी का तो बताऊंगा 0.529 n स्क्वायर, मतलब 0.53 भी लिख सकता हूं लगभग n स्क्वायर। और यूनिट क्या है इसकी, मैं यूनिट लिखनी भूल गया, एंगस्ट्रॉम। ये कांस्टेंट जब वैल्यू पुट करते हैं ना तो एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या दिखा इससे, ये कह रहा है कि r is directly proportional to n square, that is radii are not equidistant, orbits are not equidistant। मतलब ऐसा नहीं कि पहला ऑर्बिट 1 मीटर तो दूसरा 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, ऐसे नहीं है। n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, 1 रखा 1, 2 रखा 4, 3 रखा तीसरा ऑर्बिट 9, तो यानी कि रेशियो ऑफ द ऑर्बिट्स आर दिस वन। ऐसे मैं कहूं पहले ऑर्बिट का रेडियस 1 मीटर है तो दूसरे का 4 मीटर है। या जैसे हाइड्रोजन में कहते बताओ जी थर्ड ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, अरे भाई 0.53 गुना में 3 का स्क्वायर 9। समझ नहीं आया तो पूछो, बराबर नहीं है। जैसे हमने कहा ये न्यूक्लियस है, यो मान लिया पहला ऑर्बिट है तो 4 गुनी दूरी पर है, फिर यो 9 गुनी दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट नहीं है। विदाउट इसके कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए।
अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो जाता है तो ये जेड भी आ जाएगा नीचे। इसीलिए हीलियम का ऑर्बिट कम हो जाएगा पहला। क्यों? ज्यादा खिंचाव, एटॉमिक नंबर बढ़ गया ना। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं तो उसमें आता होगा कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाए तो एक ही उसमें रेडियस क्या होता है, कम होता है। क्यों? आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो उतना ही, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो खींच लेता है अंदर। वो इसी फार्मूले से जेड डिनोमिनेटर। ठीक। फिर दूसरा क्या है? वेलोसिटी। velocity of electron दूसरी इक्वेशन 2 से फिर क्या निकालिए? R निकालिए। R में पुट कर दो। R क्या है? NH अपॉन 2 पाई mv। R निकाल लिया, 2NH 2 पाई mv नीचे। इक्वेशन 1 क्या भी हो जाएगी भाई? mv स्क्वायर बाई r, और उधर क्या है? k z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यहाँ पहले एक r काट दो। अब r की वैल्यू पुट कर दो। mv स्क्वायर बराबर है k z e स्क्वायर बाई r nh, और ऊपर आ गया 2 पाई mv। m से m कट गया, एक v से v, तो यही तो भी बच गया 2 पाई k z e स्क्वायर बाई nh। वेलोसिटी याद रखेंगे कि भाई वेलोसिटी इज, जैसे हाइड्रोजन एटम हो तो z की जगह क्या रख देंगे? 1। तो हाइड्रोजन एटम में यही बन गया 2 पाई k e स्क्वायर बाई nh, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। जितना ऊपर जाता जाएगा ना ऑर्बिट, उतनी रेट वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी कम होती है। और अगर मैं वैसे कहूँ तो इस फार्मूले की वैल्यू जो आती है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो 9 10 की पावर इलेक्ट्रॉन h, और ये तो ये जो आएगी हाइड्रोजन एटम में, ये आएगी c/137 और नीचे m। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है 137। ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, 1/n। मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो v आ गई पहले ऑर्बिट में c/137। c की वैल्यू है 3 × 10⁸, नीचे 137। जब सॉल्व करूंगा तो 2.1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में इतनी वेलोसिटी है, जितनी ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही कम होगी। कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे।